का पेपर है, हम इसको अब पूरा करने वाले हैं। कंप्लीट पेपर है, 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे के सारे। और ये आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। बाकी रीट और थर्ड ग्रेड के लिए तो है ही है। तो चलो हम बिना कोई टाइम के डिले हम शुरू करते हैं क्लास को। टाइम ख़राब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। दोस्तों, आपके इरादे बुलंद होने चाहिए अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है। हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबादत, मंजिल नहीं मिलती है नाकाम इरादों से। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? मित्रता शब्द के अंदर गाइज, मित्रता शब्द के अंदर जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। मित्रता भाव आ रहा है ना। देखो, वस्तु या व्यक्ति के गुणों का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्रता हो गया। इसके अलावा जैसे खटास एक शब्द है ना, शत्रुता एक शब्द है। ये सब क्या है? अरे ये सब मित्रता की तरह ही लग रहे हैं ना हमें, भाव ही तो है ये सारा। तो इनमें भी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। डी ऑप्शन इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संगति का गुप्त प्रभाव किस पर पड़ता है? ये प्रश्न वैसे पैराग्राफ से लिया गया है, आपको पैराग्राफ नहीं दिखाया गया है यहाँ पे। मैं क्वेश्चन को रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ। आप एक काम करें, एक शब्द मैं दे रहा हूँ आपको, ऋग्वेद। इसके अंदर आप मुझे संधि बता दीजिए, कौन सी संधि है ऋग्वेद के अंदर, या फिर आप इसका संधि विच्छेद भी बता सकते हैं। खैर देखिए, इसमें अगर हम संधि की बात करें, ऋग्वेद के अंदर मैं आपको दे देता हूँ स्वर संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, या तो फिर आप इसमें कर सकते हैं चौथा विसर्ग संधि। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, ऋग्वेद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो होता है ऋक प्लस वेद। ऋक प्लस वेद होता है, यानी कि इधर देखिए व्यंजन है, इसका मतलब संधि कौन सी होने वाली है दोस्तों? व्यंजन संधि होने वाली है हमारा। इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप अगर जानना चाह रहे हैं तो इसमें मैं आपको आंसर बता सकता हूँ। इसमें आंसर आएगा आचरण के ऊपर। वैसे एक नॉर्मली हम देखें तो संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण के ऊपर भारी पड़ता है। हम ऐसे समय में समाज में प्रवेश कर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारा चित्त जो है कोमल होता है और हर प्रकार का संस्कार ग्रहण करने के योग्य भी होता है। इसलिए संगति हमारे आचरण को प्रभावित करती है। निर्भर एक शब्द दे रखा है, तो निर्भर शब्द के अंदर आप मुझे बता दीजिए संधि कौन सी है? निर्भर शब्द में यण संधि है, गुण संधि है, विसर्ग है, या व्यंजन संधि है? कौन सी संधि है बताइए दोस्तों। 3 नंबर के प्रश्न में हमारा आंसर होगा, इसमें है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि है। जैसे इसका हम संधि विच्छेद करें तो निह प्लस भर हो जाएगा। क्या होगा? निह प्लस भर। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद में कोई घोष ध्वनि हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में कोई भी घोष ध्वनि हो, घोष वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? रे हो जाता है। विसर्ग का विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भै, पैवर का तीसरा है ना, पै फै बै, चौथा है सॉरी बै और भै है ना चौथा। तो घोष कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। ए घोष होते हैं पहला और दूसरा, तो यहाँ पे चौथा है ये। तो ये ए घोष आ गया ना बाद में। ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। ये देख लेना भाई, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो। अब देखिए विसर्ग से पहले ई है ना, यहाँ पे ई है विसर्ग से पहले और बाद में घोष है। बस विसर्ग का रे कर दो, काम खत्म। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हेल मेल शब्द के बीच में कौन सा चिन्ह है? हेल मेल, ये जो है ना हेल और ये चिन्ह मेल, इसके बीच में क्या पूछ रहा है? ये चिन्ह पूछ रहा है। ये वाला चिन्ह कौन सा है? जैसे राम सीता, तो ये जो चिन्ह लग गया ना कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चिन्ह है योजक चिन्ह। द्वंद्व समास के अंदर भी ये चिन्ह बहुत काम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया है। प्रश्न संख्या नंबर 5 पे आगे चलते हैं अपन। 5वें नंबर का प्रश्न है, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा बताइए। घोड़ा जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा? घोड़ा तो क्या है? तद्भव है ना, तद्भव है ना घोड़ा। अब आपको इसका तत्सम देखना है।
देखो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं और ऐसे कैसे हम बिना किसी परिवर्तन के काम में लेते हैं हिंदी के अंदर, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव कौन से कहलाते हैं? संस्कृत के तो ये होते हैं मूल रूप से तो, लेकिन हम इनको तोड़ मरोड़ करके अपनी भाषा के हिसाब से इनको काम में लेते हैं, तो वो तद्भव कहलाते हैं। हमारे देसी भाषा वाले समझ सकते हो। तो यहाँ पर तत्सम क्या होगा? अश्व हो जाएगा। घोड़ा क्या है? तद्भव है, और घोड़े का तत्सम अश्व हो जाएगा। अश्व का मतलब घोड़ा ही होता है। घोड़े के पर्यायवाची अगर आपसे पूछ लेना तो आप तुरंग बता सकते हो। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता है। हय होता है, घोटक होता है, ये सारे घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक तो अब्र है और एक अम्बुद है। ये दोनों है ना, ये दोनों बादल के पर्यायवाची हैं दोस्तों। किसके हैं? बादल के पर्यायवाची। और अगर हम देखें अर्पणा का, तो अर्पणा जो है ना, ये पार्वती का पर्यायवाची है। ठीक है भाई, याद हो जाएगा ना। तो घोड़ा शब्द से संबंधित सारी फैक्ट क्लियर आपके यहाँ पे। अब हम चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न की ओर। तो देखो हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से स्वाभिमान शब्द में संधि बताइए। शब्द क्या है भाई? स्वाभिमान। इसमें संधि पूछ रहा है हमसे। यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, या तो फिर अयादि संधि है। दोस्तों देखिए, इसका संधि विच्छेद होता है स्व, धन, अभिमान। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों तरफ स्व के अंदर, वै के अंदर क्या है? ए है, और यहाँ पर भी ए है। प्लस के पहले और बाद में दोनों तरफ अगर समान स्वर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? दोनों का दीर्घ कर देना है। ए और ए क्या होते हैं? आ हो जाता है। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये क्या क्या होते हैं? ए, ई, उ, री। इन सब का अगर दीर्घ रूप या छोटा रूप इधर उधर आ जाते हैं, बट समान होने चाहिए, दीर्घ ऋस्व हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। गाइस 7 नंबर का प्रश्न है, आजादी का विलोम शब्द क्या है बताइए। क्या पूछ रहा है? आजादी एक शब्द है दोस्तों, इसका विलोम पूछ रहा है। स्वतंत्रता, गणतंत्रता, गुलामी, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा इसमें। दोस्तों आजादी का विलोम शब्द होता है गुलामी। ठीक है ना भाई, एक तो आजाद परिंदे, एक गुलामी, किसी के वश में रहना, है ना। स्वतंत्रता और गणतंत्रता तो क्या है? हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। गुलामी का अर्थ क्या होता है? दूसरों के वश में होना। विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए 8वें नंबर का। यश कैसा शब्द है बताइए। यश तद्भव है, तत्सम है, अरबी है, या देशज है? आप कहोगे KGF वाला यश है ये तो रॉकी भाई नहीं है ये, है ना। यहाँ पे यश शब्द के बारे में पूछ रहा है, किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों यश जो है ना, ये एक तत्सम शब्द की कैटेगरी में ही आता है। संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हुए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे और मैं बताऊं, जैसे एक अग्नि शब्द है। क्या है? अग्नि। क्या है ये? तत्सम है। अलंकार, अलंकार भी एक तत्सम शब्द है दोस्तों। अंक भी एक तत्सम शब्द है। नक्षत्र भी एक तत्सम शब्द है। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं तत्सम होते हैं। तत्सम की एक पहचान होती है, जैसे क्षय, त्रय, जय, है ना। ये जो होते हैं ना, री, ये कई जगह आ जाते हैं कई शब्दों में, तो वहाँ पे आप 99% श्योर हो सकते हैं कि तत्सम ही होने वाला है। मूर्धन्य शय आ जाता है, हलंत वाला, या फिर जो भी ये वाला शय, ये ज़्यादातर क्या होते हैं? तत्सम ही होते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा की व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से, या संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से, या तो फिर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर। बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, भाषा के व्याकरण की समझ को सभी संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। देखिए बोलचाल और लिखित भाषा में जिन नियमों का प्रयोग होता है ना, उन्हें व्याकरणिक या फिर व्यवहारिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। अब व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तर के अनुकूल बनाई जाए। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा दी जाए। इसे आंकने के लिए संदर्भ का ध्यान होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति बताइए किससे हुई है।
क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन में राइट? जल्दी से बता दीजिए। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति। दोस्तों देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति है ना, ये ब्रह्मी से हुई है, पहला ऑप्शन होगा इसमें। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए बहुत सारी लिपियां बनाई गई हैं, प्रचलित हैं। जैसे देवनागरी लिपि के अंदर हिंदी को लिखा जाता है, संस्कृत को लिखा जाता है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और जैसे मराठी है तो मराठी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ये सभी भाषाएं हैं, इनकी लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी में मैं आपको बता दूं, हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनका हम देख लेते हैं कई बार। एक प्रश्न और पूछता हूं, इस प्रश्न से साथ में क्वेश्चन याद आ रहा है। उच्छिष्ट, चलो इसका संधि विच्छेद बताना। एक शब्द दिया है मैंने उच्छिष्ट, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उत प्लस छिष्ट, मूर्धन्य श है और ये ट है। एक ऑप्शन है उत प्लस शिष्ट, और दोस्तों एक ऑप्शन है उच्च प्लस शिष्ट, और एक ऑप्शन है उच्च प्लस शिष्ट कर देता हूँ, उच्च प्लस शिष्ट। तो बताओ देखें अब आप क्या उत्तर होगा इसमें। उच्छिष्ट शब्द है, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। यस, क्या होगा? उत प्लस शिष्ट होगा दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट। हाँ, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है ये। जैसे दिक प्लस गज होता है ना, दिग्गज, वैसे उच्च प्लस शिष्ट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो अब आप। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताओ। बोलने की तेज गति, शुद्ध उच्चारण, समझकर बोलना, आंखों देखा वर्णन करना। क्या उत्तर होगा? देखिए दोस्तों, कौशल होते हैं 4। कौन कौन से? लाली, शर्मा, राजस्थान, वाली। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, है ना। तो सुनना कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी कौशल के आधार पर बाकी कौशल को डेवलप किया जा सकता है। बोलना कौशल हो गया, पढ़ना कौशल हो गया, और लिखना मतलब लेखन कौशल हो गया है। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है ना, वो समझ करके बोलना ही तो होगा ना। शुद्ध उच्चारण की बात नहीं है, समझ करके बोलोगे तो शुद्ध उच्चारण अपने आप होगा। तो अपनी अनुभूतियों और जो मनोवेग है उनकी अभिव्यक्ति उच्चरित या फिर मौखिक भाषा से ही तो होता है ना। ये सब जो हमारे अंदर की बातें होती हैं वो बाहर कैसे आते हैं? मौखिक आती हैं। लिखित भाषा तो केवल गौण होती है, उसका प्रतिनिधि मात्र होती है मौखिक का, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का जो साधन होता है ना, वो नॉर्मली उच्चरित भाषा ही होता है। भावों के आदान प्रदान का एक साधन है तो भाव या वाणी। ठीक, आगे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या उड़ाना? हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ बताना है। दिवाली में शाम होते ही हवाइयाँ उड़ने लगी। पुलिस को सामने देखकर चोर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वायुयान से यात्रा करने में चारों ओर हवाइयाँ उड़ती हैं। बेटे को पाकर माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तो दोस्तों हवाइयाँ उड़ने लगी, हालांकि आपको इसका आंसर आना चाहिए। हवाइयाँ उड़ना का मतलब क्या होता है, तब आप इसको कहीं जाके सही कर पाओगे। इसका मतलब होता है दोस्तों घबरा जाना। क्या हो जाना? घबरा जाना, परेशान हो जाना, जो भी है। अब आप इस प्रश्न को सही कर सकते हो। अब करो, देखें क्या होगा इसमें। अब आप इजीली सही कर दोगे। तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या होगा? पुलिस को देखकर, सामने देखकर चोर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ठीक है, देखो विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है, भावार्थ ग्रहण किया जाता है इनका। अब हवाइयाँ उड़ना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना या परेशान हो जाना। तो पुलिस को सामने देख करके चोर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, हमारा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। नीचे लिखे शब्दों में से उसे छांटिए जो बाकी से भिन्न है। देखो, भिन्न छांटना है, अलग छांटना है आपको। तो छांटिए अलग कौन सा है? प्राचीन, भूत, भविष्य और पुरातन। वैसे आप इस प्रश्न को सब सही कर सकते हो, किसी का भी गलत नहीं होगा, गारंटी है। अगर आप ध्यानपूर्वक इसको करोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतने बड़े हो गए हो, इतना सा तो सही कर सकते हो तुम। प्रश्न में लाइक के बटन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। आंसर होगा हमारा भविष्य, क्योंकि दोस्तों प्राचीन, भूत और पुरातन ये तो पास्ट की बात कर रहे हैं ना, बीते हुए समय को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन भविष्य फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाले समय को व्यक्त कर रहा है। तो ये इनसे हुआ ना अलग। यस, आगे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निरंतर गतिमान
किसको कहेंगे बताइए? कभी नहीं रुकने वाला है उसको कहेंगे, या फिर कभी एक सा नहीं रहता, या सदा निरंतर रहता है, या कभी नहीं चलता? तो निरंतर गतिमान किसको कहेंगे? काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा कभी नहीं रुकता, पहला ऑप्शन है ना, कभी नहीं रुकता है। देखो यानी कि समय निरंतर गतिमान है, ना ही तो ये कभी रुकता है और ना ही ये कभी लौट करके वापस आता है। तो पहला ऑप्शन होगा। इसीलिए आपसे कहते हैं कि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइफ में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है इस समय, तो आप इसको गवाइए मत। इसमें आंसर बताओ अगले प्रश्न में। कौन सा शब्द युग्म परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है बताओ? सदुपयोग, दुरुपयोग, क्रियाकलाप, मूल्यवान, मूल्यहीन और लाभ हानि। तो क्या उत्तर होगा दोस्तों इसमें? 15 नंबर के प्रश्न में बता दीजिए उत्तर। देखो सदुपयोग का विलोम दुरुपयोग होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा है ना, और क्रिया का है ना कलाप नहीं होता है दोस्तों विलोम, प्रतिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया। मूल्यवान का मूल्यहीन हो जाएगा, जो धनवान होता है वो मूल्य जिसके पास में होता है वो मूल्यवान होता है, जो मूल्यहीन होता है उसके पास में धन नहीं होता, तो वो ये बिल्कुल विलोम हो गए। लाभ और हानि, हानि और लाभ ये भी दोनों विपरीत हैं बिल्कुल, तो ये तीनों सही हैं। बाकी यहाँ पे हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का। भविष्य एक शब्द दे रखा है हमें, इसकी वर्तनी बता रहा है, इसकी वर्तनी पूछ रहा है कि बताइए भविष्य शब्द की वर्तनी क्या होगी। देखिए दोस्तों आपको मैं यहाँ पे थोड़ा बेसिक क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद में आप इसको सही कर सकते हैं इजीली। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे राम, है ना। अब एक बार आप राम समझ गए ना, तो फिर आप कभी दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार के प्रश्न में। समझो बहुत आसान है। जैसे रे को हम राम के टुकड़े करें तो रे के अंदर आ की ध्वनि है ना, तो आ की मात्रा आ गई इसमें। इसके अलावा मैं है, मैं के अंदर ए है, ऐसे राम बनता है, रे आ मैं ए। अब इसी प्रकार से हमें भविष्य को भी देखना है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं भविष्य, ये भविष्य हो गया, मूर्धन्य श है ये। अब देखो भय को बाहर निकालो, देखो भय के अंदर ए की मात्रा है ना, ठीक है सर ए की मात्रा है, ये हो गया। अब देखो जो ई की मात्रा होती है ना, लगती तो हमें पहले है कि वह के पहले है, दिख तो रही है, लेकिन नॉलेज कम होने की वजह से कई बार क्या होता है ना, हम ई को पहले कर देते हैं। वैसे देखो मात्राएं जो होती है ना वो व्यंजन के बाद में ही लगती हैं, पहले नहीं आती हैं, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का खास ख्याल। तो वह है और वह के अंदर ई की मात्रा है फिर, ठीक है। फिर श ऑलरेडी ये तो खुद ही आता है, इसमें कोई स्वर नहीं है, और फिर यह है और यह के अंदर ए है। इस तरह से भविष्य की वर्तनी होती है ये, ठीक है। अब आप ये वाला कॉन्सेप्ट देख सकते हो, जहाँ कहीं मिल रहा है ना यह ए, सॉरी भय ए यहाँ मिल रहा है, भय ए यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये तो गलती हो जाएगा, यहाँ भी मिल रहा है। तीसरे नंबर पर वह देखो, वह इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे ई देखो, ई इसमें ई नहीं मिल रहा है, सॉरी मिल रहा है, इसमें तीनों में ई मिल रहा है। फिर शायद देखिए यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, इन तीनों में भी शायद मिल रहा है। फिर यह देखिए यह यहाँ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये हलंत नहीं है ना। बाकी सही तो वैसे ये भी है, लेकिन पूरा पूछ रहा है ना, तो पूरा निकालेंगे तो यहाँ पर ए बाहर आएगा ही आएगा, इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसमें राइट आंसर हमारा बी हो गया है। अब आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको ये टुकड़े करने आ गए ना तो आप संधि करना बहुत आसान हो जाता है उस कंडीशन में। कई बार संधि वाला क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो वो हम इजीली कर देते हैं फिर। तो 17 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताओ आप मेरे को। समावेश शब्द में कौन सी संधि है बताइए। समावेश शब्द के अंदर संधि पूछ रहा है, समावेश। इसका दोस्तों संधि विच्छेद होता है सम धन आवेश। क्या होता है? सम प्लस आवेश होता है। जैसे हिम प्लस आलय होता है ना, हिम प्लस आलय, वैसे ही सम प्लस आवेश होता है। यहाँ पे ए की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, ए और आ दीर्घ हो जाएगा, दोनों तरफ समान है, तो हिमालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिमालय। ऐसे ही सम प्लस आवेश है, मैं के अंदर ए की मात्रा है, यहाँ पर आ है, ए और आ क्या बनेगा? आ बन जाएगा, समावेश हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है दोस्तों ये, डी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए
अब ए और आ की संधि आ हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, जरा बताना मुझे क्या उत्तर होगा इसमें। समर्पित राष्ट्र और निष्ठावान नौसेना कार्मिक राष्ट्र द्वारा वाक्यांश में दो विशेषण पद कौन से हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, एक वाक्य है, ठीक है। इसमें दो विशेषण पद बताइए कौन कौन से हैं, क्या होगा इसमें सही उत्तर। देखो, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, उनको कहते हैं हम क्या, विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दो विशेषण पदों की बात करें तो समर्पित और निष्ठावान, ये दोनों ही विशेषण पद हैं। अब आप कहेंगे सर ये किसकी विशेषता बता रहे हैं फिर, तो गाइज ये बता रहे हैं नौसेना की विशेषता, कि भाई नौसेना में जो कार्मिक है वो कैसे, निष्ठावान है और समर्पित भी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों विशेषण शब्द हो गए, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप गाइज, हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस सोपान को प्रयुक्त करना अनिवार्य है, बताइए क्या आंसर होगा इसमें। पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन या उपरोक्त सभी। हाँ जी, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। देखो, शिक्षण प्रक्रिया के लिए कई सोपानों को प्रयोग में लाना अनिवार्य होता है, जैसे पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, ये सब। तो विद्यार्थी को सर्वनाम, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम, विद्यार्थी को सर्वनाम पढ़ाने से पहले संज्ञा शब्द का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। संज्ञा शब्द का ज्ञान होना जरूरी है, मतलब पूर्व ज्ञान। तो प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों को डेवलप कराया जाता है। समस्यात्मक प्रश्न को मुख्य प्रकरण से संबंधित करते हुए उद्देश्य कथन बोले जाते हैं, जो संक्षिप्त और सार गर्भित होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अत्यधिक एक शब्द दे रखा है, इसमें पूछ रहा है उपसर्ग, तो बता दीजिए भैया कौन सा उपसर्ग है। यण कार्य से भी आप इसको कर सकते हैं वैसे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा होगा अति। क्या होगा, अति। अति उपसर्ग है, अति प्लस अधिक होता है इसमें, ठीक है। अभी, अति, अधि और ए। अब आप कहेंगे सर बाकी का मतलब क्या होता है। देखो, अति का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक, ज्यादा या अधिक, अति का मतलब होता है, ठीक है। देखो, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अति का मतलब ज्यादा हो गया, अधिक हो गया। अभी जो है ना, अभी का मतलब होता है दोस्तों सम्मुख या निकट, ठीक है। सम्मुख या निकट होता है। आगे हम बात करें अधि की, तो अधि का अर्थ होता है ऊपर, ठीक है ना। और ए जो है ना, ए, इसका अर्थ होता है अभाव, राइट ना। अभाव, ऊपर, सम्मुख, निकट, ये सब हो गए। क्लियर है भाई सभी का, चारों ऑप्शंस आपके। आगे चलते हैं, 21 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है, जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं ना, उनको क्या कहते हैं। जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, बताइए। शब्द से पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर रहे थे, नया शब्द बना रहे थे, वो उपसर्ग कहला रहे थे। लेकिन यहाँ पे सीन उल्टा है, बाद की बात कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा ना, डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एक शब्द है मीठा, और मीठा शब्द के बाद में हम लगा देते हैं आई प्रत्यय, तो क्या बन जाता है दोस्तों, मिठाई बन जाता है, राइट। समझ में आया ना आपको। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प बता दीजिए। कौन सा शब्द है भाई, प्राक्तन। प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प बताओ। प्रा प्लस तन, प्राक प्लस तन, पर प्लस तन और प्रा प्लस कतन, राइट। तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा प्राक प्लस तन, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। प्राक प्लस तन होता है जो शब्दांश किसी मूल शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं।
ठीक है, वो कहलाते हैं आपके, उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्दों की उस जोड़ी को अलग कीजिए जो बाकी से भिन्न है। दिमाग आपको लगाना है। इस तरह की क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा आ रहे हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में ही रहते हैं, है ना। तो आप बताइए 23 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा। देखो, धनी निर्धन, पिछड़े अगड़े, संपन्न विपन्न, समान और सम्मान। देखो, धनी निर्धन, आपको लग क्या रहा है यहाँ पे चेंजेस क्या है, समानता 3 में क्या है और एक अलग कैसे हो सकता है। आपको कुछ लग रहा है ना, विलोम सा लग रहा होगा ना भाई। ये विलोम शब्द हो सकते हैं 3 एक तरह के, बाकी एक अलग है जो विलोम नहीं हो सकता है। अब देखते हैं, क्या धनी का निर्धन, धन जिसके पास में होता है वो धनी होता है, जिसके पास में धन कम होता है वो निर्धन होता है। तो ये तो विपरीत है, बिल्कुल सही बात है, ये तो आंसर नहीं होगा इसका। पिछड़े और अगड़े, पिछड़े हुए और आगे वाले अगड़े कहलाते हैं, ये भी बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है, तो ये भी विलोम शब्द है। संपन्न का विपन्न होता है, ये भी बात सही है, जो पूरी तरह से संपन्न है, सब चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो संपन्न कहलाता है। और जिसके पास में किसी चीज़ की कमी होती है या फिर कुछ कमियां हैं जिंदगी में, तो वो विपन्न हो गया। समान और सम्मान, दोस्तों ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। देखो, ये जो समान शब्द है ना, समान, इसका अर्थ होता है समानता। क्या होता है? समानता। और ये जो सम्मान शब्द है ना, इसका मतलब होता है आदर करना, आदर करना। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है दोस्तों, समझ गए। चलो, तो सम्मान का अपमान आप उल्टा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, असम्मान कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, मानवीय शब्द बताइए कैसा है। एक शब्द हमें दे रखा है मानवीय, तो आप मुझे बताइए कैसा शब्द है ये। देशज है, आगत है, तत्समय या तद्भव है, कैसा शब्द है मानवीय शब्द। तो माय डियर फ्रेंड्स, मानवीय जो शब्द है ये शब्द है आपका तत्सम शब्द। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों सम्मिलित कर लिए जाते हैं ना, बिना कोई परिवर्तन के, तो वो कहलाते हैं क्या? तत्सम शब्द। अब मानवीय शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। तो मानव से मानवीय बना दिया, है ना, भाव भी तो आ रहा है ना। एक जैसे मैं आपसे बताऊं, जैसे मुख है, मुख से हम क्या बना देंगे? मुंह है बना देंगे, बना दिया। एक है जैसे ग्राम, तो ग्राम से क्या बना दिया? गांव बना दिया। तत्सम तद्भव ही तो है ये। एक जैसे दुग्ध है, तो दुग्ध से क्या बना दिया हमने? दूध बना दिया। ये जो है ये तद्भव है, और ये क्या है? ये तत्सम है। ऐसे वाले शब्द होते हैं। जैसे एक और ले लीजिए, भ्रातृ, भ्रातृ से क्या बना दिया? भाई बना दिया। भाई तद्भव है, भाई का तत्सम रूप होता है भ्रातृ, ठीक है। जैसे पक्षी है, पक्षी का क्या बना देंगे? पंछी बना देंगे। तो ये तत्सम है, ये तत्सम, ये तद्भव है, ये तत्सम हो जाएगा। बताया था ना मैंने, क्षय, त्रय, जय, श्रय, ये जहाँ आते हैं ना वहाँ तत्सम शब्द होते हैं लगभग। और ये वाला जो मूर्धन्य श है ये आ जाता है, वहाँ पे तत्सम शब्द होता है। जैसे मैं आपसे बात करूँ, एक धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी ये है, तो ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बनाएंगे ना, तो इसका बनेगा धन्ना सेठी, इस तरह से। तो ये मूर्धन्य श आ रहा है यहाँ पे, क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम। तालीम शब्द दे रखा है, तालीम शब्द। तालीम शब्द कैसा शब्द है बताइए। देशज है, आगत है, तत्सम है या तद्भव है। देखिए, जो भी कोई शब्द दूसरी भाषा से हिंदी में लाए जाते हैं ना, वो शब्द विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। किसी दूसरी भाषा से लाए जाते हैं, विदेशी या आगत। तो तालीम शब्द एक आगत शब्द है, यानी कि ये एक विदेशी शब्द है, समझ गए। स्थानीय भाषा या फिर स्थानीय जो शब्द होते हैं ना, स्थानीय शब्द, वो देशज कहलाते हैं, ठीक है। स्थानीय शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। तत्सम कौन से कहलाते हैं? जो सब संस्कृत के शब्द होते हैं वो डायरेक्ट हम हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के काम में लेते हैं। तद्भव कौन से कहलाते हैं? जो संस्कृत के तो होते हैं लेकिन हम उनको अपने हिसाब से चेंज करके अपनी भाषा में काम में लेते हैं, ठीक है। चलो, जैसे अभी बताया था ना मैंने आपको, जैसे भ्रातृ ये तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? भाई होगा।
तो ये हमने अपनी भाषा में ले लिया, भ्रातृ का भाई बना दिया। पक्षी तत्सम है, पक्षी का पंछी बना दिया, है ना। यहाँ पे मुख का मुंह बना दिया, ग्राम का गांव बना दिया, दुग्ध का दूध बना दिया, इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर का। छोटा मुंह बड़ी बात, मुहावरे का अर्थ बताइए मेरे को आप। छोटा मुंह बड़ी बात, बात को बढ़ा देना, आयु में छोटा होना, छोटा होकर भी बड़ी बड़ी बातें कहना, या फिर गुणी और समझदार होना। क्या उत्तर होगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा छोटा होकर भी बड़ी बड़ी बातें कहना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। छोटे मुंह बड़ी बात कहना एक प्रचलित लोकोक्ति है, ये आप हिंदी मुहावरा भी बोल सकते हो। इसका अर्थ होता है अपने से बड़े की मर्यादा का समुचित ध्यान ना रखते हुए कोई बात कहना, अर्थात छोटा होकर भी बड़ी बड़ी बातें कहना। ये ऐसे हो जाता है कई बार, है ना, चलता रहता है हमारे बोलचाल में भी ये। तो इसमें हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है 26 में। अगला प्रश्न देखिए अब आप, 27 नंबर का क्वेश्चन है, सामंजस्य शब्द का समानार्थी बताइए। एक शब्द दे रखा है दोस्तों, सामंजस्य। क्या पूछ रहा है? समानार्थी मतलब उसी के समान अर्थ वाला, समान अर्थी, है ना, समान अर्थी। तो समान अर्थ वाला, जैसे आपका घर में कोई और नाम है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई और नाम है, दोनों नाम से आपको कोई पुकारेगा तो लोगों के सामने इमेज क्या आएगी? आपकी ही आएगी, जो भी लोग आपके दोनों नाम जानते हैं, ठीक है, वो वाली बात है। मतलब आदमी तो वही है लेकिन अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, अर्थ वही निकल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 27 नंबर के प्रश्न में हमारा उत्तर हो जाएगा तालमेल। तालमेल, सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना एक ही तो बात है ना, पर्यायवाची हो गया है, ठीक है। चलो, एडजस्टमेंट इंग्लिश में जो होता है, सामंजस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर का प्रश्न है अपना, जननी शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है? जननी शब्द, एक शब्द दे रखा है जननी, तो व्याकरण की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? ये सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, क्रिया शब्द है या संज्ञा शब्द है, बता दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, जननी जो शब्द है ना, ये एक संज्ञा शब्द है। देखो व्याकरण की दृष्टि से हम संज्ञा ही करेंगे, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया, इन सब के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो जननी शब्द कौन सी संज्ञा की कैटेगरी में आती है? यह आता है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है इसमें, इसका अर्थ होता है जन्म देने वाली, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आता है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अन्न पानी शब्द में कौन सा समास है बताइए। अन्न पानी शब्द कौन सा समास है? द्विगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या द्वंद्व समास है? देखो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं ना, दोनों पद प्रधान वाला समास है ये द्वंद्व समास, डी ऑप्शन हो जाएगा। विग्रह करने पर अपने जो योजक चिन्ह होता है ना, इसके स्थान पर और शब्द का लगा देते हैं, और लगा देते हैं, या फिर एवं लगा देते हैं, ये ऐसे शब्द लगा देते हैं। अथवा भी लगा दिया जाता है, या भी लगा दिया जाता है, या एवं अथवा ये सभी लगाते हैं। ज़्यादातर और लगाया जाता है, ज़्यादातर एग्जाम्पल हमें और के दिखते हैं, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो अन्न पानी, अन्न और पानी, जैसे ठंडा गर्म है, ठंडा गर्म, तो ठंडा और गर्म हो जाएगा, ठीक है। राम सीता है, तो राम और सीता हो जाएगा, ठीक है, राम सीता, ऐसे हो जाता है। आगे चलते हैं, 30 नंबर का जो प्रश्न है ना अपना, ये हमसे कह रहा है हमें अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, आपके नॉलेज पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सही करते हैं तो सभी का सही हो जाएगा, ये इतना हार्ड नहीं है। अब देखो इस प्रश्न के साथ में मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, और वो क्वेश्चन है समाज से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए आप, घर घर, इसमें कौन सा समास है? घर घर के अंदर, घर घर के अंदर आपसे पूछा जा रहा है समास कौन सा है भाई, बता दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका पहले तो विग्रह करें, तो इसका विग्रह होता है प्रत्येक घर। क्या होता है? प्रत्येक घर। और इसमें जो समास है ना, वो आपको पूछ रहा हूँ मैं, बताइए। तब तक मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, तब तक आप इसका भी आंसर बता दीजिए। तो हमें अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम इसके अन्न पानी से जीवित हैं। बी ऑप्शन इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम इसके अन्न पानी से जीवित है, हमें ये अन्न और पानी दोनों देती है,
हमें और बहुत सारी चीज़ें देती है, रहने के लिए जगह भी तो दे रही है, वो भी तो हम इसी के ऊपर हैं। तो मातृभूमि की पूजा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए हर एक इंसान को, क्योंकि ये वंदनीय है, सदा वंदनीय है, जन्मों जन्म वंदनीय है। जननी जन्मभूमि तो हमारे लिए सदा वंदनीय ही रहेगी। इसकी हवा में हम सांस लेते हैं, इसकी हवा में हम जी रहे हैं, इसकी हवा में हम सो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे बी ऑप्शन। और एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे, समास से ही संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। मुझे आप बताना, राजमहल एक शब्द है, इसमें कौन सा समास है? राजमहल शब्द में समास बता दीजिए। जैसे एक राजमहल शब्द है, एक देशभक्ति शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे। राजमहल जो शब्द है ना दोस्तों, राजमहल विग्रह होगा राजा का महल, राजा का महल। समझ में आ गया होगा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। इसके अलावा देशभक्ति, तो देशभक्ति की विग्रह क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। तो यहां पर भी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ग्रामगत। ग्रामगत क्या होता है? ग्राम को गया हुआ या गत, ये होता है। तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास है। को कारक चिन्ह। वन गमन, वन को गमन। देशगत, देश को गत। जन प्रिय, जन को प्रिय। ये बहुत सारे होते हैं इसके एग्जाम्पल। तो दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक का बटन भी दबा दीजिए। चलिए, ओके।